देखें, आज का टॉपिक है विविध। देखो सामान्यता कुछ लोग कहते हैं सर जी विविध कौन सा टॉपिक है, कुछ लोग कहते हैं हमने तो जीएस में सुना ही नहीं है विविध, कोई चैप्टर भी होता है। तो विविध को आप इसमें वैसे तो लूसेंट में पीछे लिखा रहता है कौन, मिसलिनियस, पीछे लिखा रहता है मिसलिनियस यानी अन्य। अपन विविध को नहीं कहते थे, विविध को आप ऐसा समझिए भिन्न। भिन्न का मतलब जीएस का ऐसा पार्ट जो जीएस के बाकी सब्जेक्ट के दायरे से बाहर हो जाए, वो कौन है, भिन्न। ठीक है, मतलब जीएस का मतलब जो ना हिस्ट्री में शामिल हो पाए, जो ना पॉलिटी में शामिल हो पाए, जो ना साइंस में शामिल हो पाए, जो ना एमपी में शामिल हो पाए, जो ना इकोनॉमी में शामिल हो पाए, इन क्षेत्रों से बाहर हो, भिन्न हो, वही क्या है, विविध। तो हमने एक अलग से जीएस का एक पार्ट जोड़ दिया। अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, एमपी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो एक अलग से जीएस का चैप्टर है कौन, विविध। तो विविध में चूंकि इनके अंतर्गत जो आते हैं, विविध के अंतर्गत अपन 3 चैप्टर बांटते हैं। एक इसी के अंतर्गत आता है पुरस्कार, पूरे प्राइज। अब आप बताएं प्राइज किस में पढ़ लें, हम हिस्ट्री में पढ़ लें क्या, ज्योग्राफी में पढ़ लें क्या, खेल, संगठन, ठीक है, कुछ किताबों में तो इकोनॉमिक्स में दे देते हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट बना देते हैं संगठन, खेल अलग अलग होते हैं, एमपी की अलग पढ़ाओ प्रदेश के। यहां पे क्या किया अपन ने, एक अलग से चैप्टर ही बना दिया है और उसी को नाम दे दिया कौन, भिन्न, विविध। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, इसे जीएस में विविध का मतलब क्या है। तो ऐसी चीजें जो थोड़ा सा अलग हो, हिस्ट्री में ना आए, पॉलिटी में ना आए, साइंस में ना आए, उनको अपन काय में रख देते हैं, विविध में। ठीक है, अब विविध के अंतर्गत ये मुख्य रूप से जो विविध में अपन पढ़ते हैं ये पूरा अपडेटेड होता है। पहली चीज है, आपने कितनी बार पढ़ा है वो चीजें छोड़ दो। जैसे कल के पेपर की ही घटनाएं आपने देखी हो, कल पेपर पढ़ा था, कल पेपर में मिस यूनिवर्स चुनी गई क्या। अब ये मिस यूनिवर्स आपका पार्ट है काय का, विविध का। कल का पेपर देना रजन, कल का पेपर। तो जो ये चैप्टर है ये काय का है, विविध का। मतलब इस वाले पार्ट में हिस्ट्री तो एक बार पढ़ ली, दोबारा पढ़ो चाहे ना पढ़ो चल जाएगा। एक बार पढ़ लिया हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, अब चाहे अभी पढ़ो, चाहे बच्चे पढ़ें, चाहे 10 साल बाद पढ़ो, जी बदलने वाला नहीं है कि तुम कहो यार जब हम पढ़ते थे तब तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अब देख लो 2024 में हो सकता है डेट बदल गई। इसमें डेट कल वाला चाहिए। ठीक है, इस वाले पेपर में आप देखें तो कल के ही पेपर में एक घटना आई थी, ये लिखा है इसमें, देखें ये आपके इंपॉर्टेंट कल के पेपर में डेली पेपर पढ़ा करिए। और पेपर यदि करंट जीएस देना है तो, जीएस में नॉलेज रखते हो तो, क्योंकि जीएस वास्तव में है क्या, सामान्य जानकारी। ठीक है, जर्नल स्टडी, जर्नल नॉलेज, यही ना जीएस है। और ज्यादा है तो अपन लिख देते हैं जीएस, जीके, जीए, जीए को बोल देते हैं जर्नल अवेयरनेस, और अवेयरनेस यही अवेयर है। अब आप अवेयरनेस हो, ठीक है, उन्हें मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या घटना घट रही है, दुनिया कहां है। बोले सर हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम तो क्लास आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं बस, और इतना है तो जीएस में आप पकड़ नहीं बना पाओगे। जीएस के लिए आंख, नाक, कान सब खुला रहता है। कहीं भी खड़े हो, एनी हाउ, एनी प्लेस, एनीवेयर, कहीं भी आप खड़े हो वहीं जीएस है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, कहां पे नॉलेज नहीं है आप बताइए, हर जगह जीएस का पार्ट है। पार्क में घूम रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि घूमने का लो, जीएस है, जीएस। वहां बोर्ड लगा है, पढ़ लो, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1827 में हुआ था, बनारस में हुआ, इनका विवाह गंगाधर राव, ले ये जीएस का पार्ट हो गया। मतलब घूम आप रहे बस रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और पार्ट काय का हो गया। तो जीएस के लिए हमेशा
बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा। यदि आप अवेयरलेस है तो नहीं बनेगा। पेपर में ये घटना कल की थी, ये बनी है फोटो साइंस, दिख रही है क्या? इस फोटो में लिखा हुआ है कि निकारागुआ की जीत, सेनेस पलासियो बनी मिस यूनिवर्स 2023। आएगा, पढ़ाएंगे हम। अब विविध की जो तीसरा चैप्टर, अब ये काय से संबंधित हो गया? पुरस्कार। पुरस्कार में अपन 3 पढ़ेंगे, एक मिस यूनिवर्स होता है, एक मिस वर्ल्ड होता है, और एक मिस वर्ल्ड होता है, और एक मिस अर्थ। कम ना जाओ, ठीक है, ये 3 होते हैं। तो इसी तरीके से एक प्रतियोगिता ये साल भर में चुनी जाती है। भारत की भी मिस वर्ल्ड चुनी गई है, भारत की भी मिस यूनिवर्स चुनी गई है, हम लेकिन इस बार जीत नहीं पाए। भारत की ओर से भाग जरूर लेते हैं, हर बार लेते हैं। इस बार ये पूछा जाएगा कि भारत की ओर से खिताब में भाग किसने लिया, तो भारत की ओर से श्वेता शारदा। कौन थी? इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। इस वर्ष मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहां की? भारत की ओर से भाग लिया श्वेता शारदा ने। जीता कौन सा देश? निकारागुआ। राजधानी निकारागुआ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया था हमने। उत्तर अमेरिका का एक देश है निकारागुआ, राजधानी मानागुआ। क्या है राजधानी? याद आया? जब आप दक्षिण अमेरिका जाओगे तो नीचे एक देश पड़ता है पनामा सिटी, पनामा के जस्ट ऊपर, हमने पढ़ाया है जिनने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, वहीं की चुनी गई हैं। अब आप निकारागुआ देश याद कर लिया, ठीक है, कौन से महाद्वीप? उत्तर अमेरिका। तो ये देश अब सेट हो जाएगा यार, उत्तर अमेरिका का एक देश है पनामा के ऊपर, निकारागुआ उस देश की है। और अब कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, ना वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी, तो फिर वो चीजें हमें कठिन होती जाती हैं। नाम इसका याद रखना है, सेनेस पलासियो। क्या नाम है? सेनेस पलासियो। एक घटना ये कल की इंपॉर्टेंट थी। दूसरी घटना तो सभी कोई जानता है, ये घटना इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। कल ही का पेपर है क्या? हाँ है, एक पेज और है। एक घटना जे इंपॉर्टेंट थी, जे तो घटना बहुत दुख है, नहीं? ऐसा लग रहा था जैसे गमी हो गई हो। तो एक ये है, एक घटना और इंपॉर्टेंट थी कल के पेपर की, ये वाली घटना। लोकसभा की 78 सीटें बढ़ाई जाएंगी। कितनी? अभी कितनी है लोकसभा में? वर्तमान में करंट में लोकसभा सीटें कितनी है? 545। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 550। 2 सीटें और होती थी लेकिन वो अब क्या हो गई हैं? समाप्त। ठीक है, एंग्लो इंडियन की वो सीटें क्या कर दी गई हैं? समाप्त। अब केवल कितनी होती हैं? 550 हो सकती हैं, है 545। अब नई संसद बनी है और नई संसद भवन में पहले तो बैठने की व्यवस्था नहीं थी, सीटें कहां से बढ़ाएं? अब सीट, नई संसद बन गई तो सीट ज्यादा है तो वहां पे बैठ सकते हैं। ये परिसीमन आयोग का काम अब कौन करता है? तो लिखा है इसमें परिसीमन आयोग। समय समय पे सीमा बनाई जाती कि एक लोकसभा सीट में कितने जनसंख्या होगी, तो 78 सीटें क्या की जा सकती हैं? बढ़ाई जा सकती, जिसमें से एमपी की भी सीटें इंक्लूड हैं। कितनी? ये क्वेश्चन भी बन सकता है, 5। एमपी में कितनी लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं? तो वैसी सीटें यदि बढ़ाई गई लोकसभा के, कितनी सीटें बढ़ाई गई? अभी वर्तमान में 552 है। कितनी है? 550। और कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? 76 सीटें बढ़ जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 626 सीटें हो जाएंगी। एमपी में कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 29। और यदि एमपी का कोटा 5 है, इसमें लिखा है, आगे पढ़ोगे आप तो इसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 14 सीटें बढ़ रही हैं, बिहार में बढ़ेंगी 11, छत्तीसगढ़ में 1, एमपी में 5। तो एमपी का भी इंपॉर्टेंट है कि एमपी में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी? 5। अब कितनी हो जाएंगी? अभी कितनी है? 29 लोकसभा सीटें हैं। अब हो सकता है भविष्य में बढ़ के 34 हो जाए। तो ये घटना, ये और हार तो गए मैच अपन, वो तो है ही है। तो ऐसी घटना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था पेपर में कि जो विविध वाला चैप्टर है इसमें ये उन्हीं को ज्यादा समझ में आएगा जो अपडेटेड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें पिछली बार आप पढ़ चुके हैं, मान सकते हैं, लेकिन उस पढ़ने में और फिर से रिवीजन करने में अंतर है, क्योंकि ये सारे पुरस्कार बदल गए।
अब पुरस्कारों में छोटे बहुत पुरस्कार नहीं, छोटा पुरस्कार से लेके सारे पुरस्कार, यानी जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन, नोबेल पुरस्कार, तो हम नोबेल पुरस्कार से लेके शुरू करेंगे। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न से लेकर छोटे पुरस्कार जितने भी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये सारे पुरस्कारों की चर्चा इस वाले चैप्टर में होगी और उसमें भी अपडेटेड। आपको यदि नोबेल पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है 2022 का पढ़ा हो, लेकिन अब 2022 का इंपॉर्टेंट नहीं है, अब 2023 का इंपॉर्टेंट। भारत रत्न वाले तो देते ही नहीं है, तो अब ये अपडेटेड की बात ही नहीं है। 2019 में दिया था, 19 के बाद ये भूल ही गए, ना 20 में मिला, ना 21 में मिला, ना 22 में मिला, ना 23 में मिलने की संभावना है। तो अब तो नहीं सही कही, बाकी और पुरस्कार भी होते हैं, अपडेटेड होते रहते हैं। संगठन, सबसे बड़ा दुनिया का संगठन है यूएनओ। कौन सा है, यूएनओ से लेकर के जितने संगठन हैं, चाहे वो G7, अभी भारत में सम्मेलन हुआ था किसका, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अभी एक संगठन पे जिस पे युद्ध चल रहा है वो संगठन है कौन, नाटो। यूक्रेन को मेंबर बनाने जा रहा था कौन, नाटो। इसलिए रूस ने यूक्रेन पे क्या किया, यानी रूस की यूक्रेन पर हमले की जड़ है ये संगठन। क्वेश्चन आएगा नाटो से, तो ऐसे संगठन है, सार्क है, बिम्स्टेक है, G7 है, G20 है, नाम है, ऐसे बहुत सारे संगठन। कुछ संगठन का भारत मेंबर है और कुछ संगठन का भारत मेंबर नहीं है। कितने सदस्य हैं, कब बना, इनका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान इनके प्रेसिडेंट कौन है, ये इनमें पढ़ेंगे। फिर इसी में विविध में तीसरा चैप्टर होगा कौन, खेल। इसमें ऑल गेम जितने हैं, एक है विश्व युद्ध, विश्व अभी जो हुआ है आपका वर्ल्ड कप, वो भी इसमें वर्ल्ड कप भी पढ़ लेंगे। ठीक है कि अपन हार गए, लिख लेंगे, क्या करें, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। और जितने बड़े गेम, सबसे बड़ा दुनिया का गेम यदि कहा जाए तो वो है ओलंपिक। कौन सा गेम है, हालांकि जो विश्व कप था, वर्ल्ड कप था, ये भी छोटा बहुत गेम नहीं था, ये भी बड़ा गेम है, हर 4 साल बाद होता है। यानी हम 2023 में हार गए, अब हमें इंतजार करना पड़ेगा 2000 तब तक रोहित भी बढ़ा जाएगा और कोहली भी बढ़ा जाए, विराट भी बढ़ा जाएगा। बढ़ा तो ठीक है, बढ़ा नहीं जाएगा, बढ़ा जाएगा। मतलब भविष्य में अब इनकी कोई है, शायद विराट कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप भी विराट कोहली खेला, 2011 का भी खेला, शायद 11 का खेला, 15 का खेला, 19 का खेला, अब कब तक खेलेगा। तो अब अनुष्का और विराट की तो कहानी खत्म ही हो जाएगी। मतलब इनके अरमान, जिंदगी का एक अरमान रहता है कि हम विश्व कप जीतें, और वो अरमान कल खत्म हो गए। तो ये भी अपन पूरा वर्ल्ड कप देखेंगे, पूरे खेल, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, जितने भी खेल हैं, सबसे बड़ा होता है ओलंपिक, इससे छोटे होते हैं कॉमनवेल्थ, इससे छोटे होते हैं एशियन गेम। कौन से होते हैं, तो इन सारे खेलों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो विविध में ये मुख्य 3 चैप्टर होते हैं, पुरस्कार, संगठन और खेल। उसके बाद अगला चैप्टर अगले जीएस का होगा। तो आज अपन शुरुआत कैसे करते हैं, पुरस्कार से। तो नीचे लिखो विविध, लिखें मिसलेनियस, विविध, मिसलेनियस, विविध। लिखें नीचे मिसलेनियस या विविध के अंतर्गत, विविध के अंतर्गत, विविध के अंतर्गत हम विभिन्न पुरस्कारों, संगठनों और खेल का अध्ययन करते हैं। विभिन्न पुरस्कारों, संगठन और खेल का अध्ययन करते हैं। पुरस्कारों, संगठन और खेल का अध्ययन करते हैं। संगठन, पुरस्कारों और खेल का अध्ययन करते हैं। नीचे 3 पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट प्राइज, पुरस्कार, पहला चैप्टर होगा इसका। दूसरा चैप्टर होगा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन।
प्राइज पुरस्कार, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तीसरा चैप्टर होगा गेम खेल। बहुत अच्छी चीज आपको मिली है मोबाइल, लेकिन बस अंतर यह है कि मोबाइल का यूज ना करके आप लोग मिस यूज कर रहे हैं। नहीं तो इतना ही बढ़िया चीज है, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय कभी ये चीजें नहीं आई। एक क्वेश्चन ढूंढने में पेपर दे के आते थे, यकीन नहीं करेंगे, पीएससी का पेपर दे के आए और पता चला कि बिना खाए पिए शाम हो जाती थी आंसर ढूंढते ढूंढते। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन कहां से है, उन्होंने कहा ज्योग्राफी का होगा, ज्योग्राफी पूरी किताब पलट डाली। अब कैसे होगा, हिस्ट्री में कहां होगा। अब तो आज के जमाने में कोई किताब नहीं, बस मोबाइल में, वो भी कुछ नहीं करना, बोल दो, आजकल वो भी सुविधा है। नहीं है तो फोटो खींच दो, कुछ तो कर लो। नहीं है तो बस उसका गूगल में जाओ, सर्च करो, गूगल सब बताएगा। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, मतलब आप बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम पे। लेकिन बस वही है कि मोबाइल खोला, यूट्यूब खोला, ही हु हा शुरू हो गए। और वो ऐसी चीजें हैं कि एक बार यदि लत पड़ गई तो मोबाइल खोलते पता नहीं चलता कब खींचते खींचते 2 घंटा हो गया। अरे तो हम सोचते थे अभी बैठे या थे, एक कॉमेडी तो दूसरी। जैसा इंटरेस्ट आपका होगा, जैसा मन चाहेगा वैसी मोबाइल जान, अच्छा ऐसा देखना है, उसी दिशा में चला जाएगा। ऐसा होता है। यदि आपने मोबाइल में देख लिया कि हमें मोटिवेटिव वीडियो चाहिए, एक वीडियो आप मोटिवेशन वाला देखना, अगला वीडियो मोटिवेशन वाला ही भेजेगा वो। और फिर बीच में कहो मैसेज भी भेज दे, कोई नया आ जाए, सब्सक्राइब कर लिया तो कहो ऑटोमेटिक आ जाए, देखो जी आया नया वीडियो, जी आया नया। मतलब आप नहीं भी चाहते तो भी मोटिवेशन चलते रहे। तो वैसे ही है कि आप जिस दिशा में मोबाइल को यूज करोगे उसी दिशा में अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें समझो, नॉलेजेबल फुल चीजें रहती हैं। करंट तो अपार है जी मोबाइल में, पर डे की घटना। एक हम भी इसमें करंट का शुरू करेंगे, ठीक है, शाम के टाइम पे एक पर डे करंट की डिस्कशन करेंगे। 15 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 से 15 मिनट। तो डेली का जो करंट अपन संडे को लेते थे उसकी जगह पे अपन क्या कर लेंगे। अब थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि बैच भी चल रहे हैं, ये सारी चीजें बनाना भी पड़ता है, क्योंकि किसी ये एक ऐसी चीज है जो ठेका में नहीं दिया जा सकता। ठेके वाला को का लिखना सर बताओ, अरे तुम जब हम ही को बताना है लिखना का है तो हम ही लिखे दे रहे। क्योंकि ऐसा होता कि ये देखो यहां से वहां तक पोछा लगा दो तो लगा देता। अब उनको ये बताना पड़ता है कि ये चीज, दूसरी चीज बताना तो ठीक है, फिर सेट क्या करना है। अरे ये फोटो सेट करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये खेल की जगह पे इसको रखना है, कहो ये फोटो वो यहां लगा दे, ये फोटो यहां लगा दे, सब जब अपन बता के तो गए थे कि ये फोटो लगाना है। उन्हें मतलब नहीं कि खेल है जे, उन्हें कहा जे ऐसी गांधी जी बने हैं, लगता है जे खेलते रहे होंगे तो वो खेल में सेट। फिर मतलब इनको सेट करना, कौन सा टॉपिक पहले रखना, कौन सा, तो ये सारी चीजें थोड़ा टाइम लगता है। एक मैंने पीएससी का भी कहा था कि मैं टेस्ट सीरीज लूंगा, पेपर की बात हुई, यदि वो बन जाते हैं तो मैं एक टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा यूट्यूब पे। डेली कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जीएस के। वैसे 17 नवंबर है डेट ना पीएससी, 17 दिसंबर हो सकता है, 17 दिसंबर ही हो, क्योंकि सरकार बन जाएगी, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, 11 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए, 10 तारीख को। तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहते थे डेट बढ़ जाएगी, देखो बढ़ना अलग चीज होती है, हम तैयारी ही ना करें पहले से और डेट बढ़ाने के इंतजार करते रहे, ऐसा कभी मत किया करो। आप तो 17 मान लो कि हमारा पेपर 17 को, जब उस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो ही मेहनत कर पाओगे। यदि आप पहले ही से मन में बैठे को डेट बढ़ेगी तो कभी ना नींद खुलेगी ना आप पढ़ पाओगे। और आगे वैकेंसी आप आएंगी, क्योंकि सरकार या तो नई बनेगी या पुरानी बनेगी, जैसा भी होगा, तो उस हिसाब से नई नई वैकेंसी, नई नई शुरुआत। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि हम आते ही बुरे काम करें, क्योंकि पिछला जो रहा 5 साल का दशक वो तो सबसे बुरा रहा एज ए स्टूडेंट लाइफ के लिए। तो इसमें पहला शुरू करेंगे अपन, कौन सा, पुरस्कार। तो पहला चैप्टर इसमें हेडिंग बनाइए पुरस्कार एवं सम्मान। पहला हेडिंग बनाइए पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान, प्राइज एंड ऑनर। अब इसमें बहुत सारे सम्मान होते हैं। यदि सम्मान की लिस्ट में देखें तो नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, भारत रत्न, ज्ञानपीठ, दादा साहब फाल्के, पुलित्जर, ऑस्कर, ग्रैमी, सरस्वती, कलिंग, भटनागर, गोल्डन, टाइलर, तानसेन, अर्जुन,
बहुत सारे पुरस्कार हैं, कम से कम नहीं तो 150 पुरस्कार। अब अंतर यह है कि कुछ भारत सरकार देता है यानी राष्ट्रीय पुरस्कार है और कुछ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो हम सारी चीजें डिफाइन करते जाएंगे कि कौन पुरस्कार किसमें। सबसे बड़ा जो दुनिया का पुरस्कार, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं, और वो सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। कौन सा है? तो पहला पुरस्कार पुरस्कारों में है नोबेल प्राइज। हेडिंग बनाइए नोबेल प्राइज। पुरस्कार वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और पुरस्कार में पहला पुरस्कार है नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। चले, अब लिखना नहीं है बिल्कुल, केवल ध्यान सुनने पे और समझने पे होना चाहिए। एक बार के पूरा नोबेल आपको याद हो जाएगा यदि आप उसको सिस्टमैटिक समझेंगे तो। ठीक है, ध्यान से समझे और सुने। हम सब लिखवा देंगे, लिखने की जल्दबाजी नहीं है, सब लिखा लिखाया भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, हम भी लिखवा देंगे। ठीक है, घर में भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। पहले मेन फोकस यहाँ बैठने का होना चाहिए कि हमें उन चीजों को समझना है, और समझ में चीजें आ जाती हैं तो लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हो, और रटने पे है तो केवल शॉर्ट टाइम तक, अभी तो याद रहेगा फिर भूल जाएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे रखा गया है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल। किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार रखा गया। इसकी स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना स्वयं करी थी अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने करी थी? कौन है अल्फ्रेड नोबेल? इनके बारे में जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक हैं। कहां के? स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। स्वीडन के क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। ये तब फेमस हुए जब इन्होंने 1967 में डायनामाइट की क्या करी? खोज करी। तो 1967 में डायनामाइट की खोज करी, तब सुर्खियों में आए अल्फ्रेड नोबेल। लोगों ने 1869 में इन्होंने डायनामाइट की खोज करी, तब लोगों को पता चला इनके बारे में। डायनामाइट जानते हो? एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। जब बिल्डिंग गिराना हो तो उसमें डायनामाइट सेट करके वो विस्फोट कर देते हैं। तो एक विस्फोटक पदार्थ था डायनामाइट। इसकी खोज करता है कौन? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे, लेकिन 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इन्होंने इस पुरस्कार की क्या करी? स्थापना। ऐसी कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद स्थापना कैसे करी? इसकी स्थापना हुई 1901 में। कब हुई स्थापना? स्थापना किसने करी? अल्फ्रेड नोबेल ने करी। नोबेल की मृत्यु कब हो गई? 10 दिसंबर 1800। मरने वाला कैसे आ सकता है? आत्मा आई क्या? ये भी सही है कि 1901 में स्थापना हुई, ये भी सही है 1896 में इनकी, और ये भी सही है कि इसका संस्थापक कौन है। तीनों तो सही नहीं हो सकते हैं, कुछ तो मामला गलत हो गया। कई व्यक्ति, जो व्यक्ति 96 में चला जाएगा, आत्मा तो आएगी नहीं 1901 में। तो या तो जी गलत है कि मरे नहीं, या जी गलत है कि इनने करी नहीं, जबकि तीनों सही हैं। अब ऐसा कोई जुगाड़ लगाइए कि काम भी बन जाए और स्थापना भी हो जाए। तो कहते हैं अल्फ्रेड नोबेल जीवन भर क्या रहे? अविवाहित। अविवाहित, अनमैरिड रहे। क्या रहे? अनमैरिड। शादी नहीं करी। और शादी नहीं करने वाले ही लोग ये सब कर पाते हैं, कारनामा नहीं कर पाते हैं। शादी के बाद तो अपनी घर गृहस्थी। जितने भी हैं अनमैरिड, देखो आज फेमस है, नहीं है? राहुल गांधी कितने फेमस नहीं है? ठीक है, नरेंद्र मोदी कितना फेमस हो गया। और हैं ममता बनर्जी, बहुत फेमस हैं। बाबा रामदेव नहीं है फेमस? नहीं फेमस। ठीक है, तो ये जीवन भर अविवाहित रहे। इन्होंने डायनामाइट की खोज करने के बाद कई सारी इनकी कंपनी चलती थी। क्या चलती थी? कंपनी। ठीक है, उनसे इनकी आय का मुख्य स्रोत होता था। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इनकम होती थी।
इन्होंने जाने के पहले मृत्यु के पहले एक वसीयत लिखी थी। क्या लिखी थी? वसीयत हमेशा लिखी जाती है मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद के लिए। कई लोग लिख के चले जाते हैं, पहले से लिख के रख लेते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा। इसलिए बार बार कहा जाता है माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए। क्या पता क्या लिख के चले जाए। कुछ लोग लड़ते हैं, नहीं है, विवाद होते हैं, नहीं है तो पापा से नहीं तो सास ससुर से विवाद हो जाता है बहू का। इसलिए लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ससुर साहब लिख के या चले जाएंगे कि मेरी मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे पड़ोसी के नाम कर दी जाए। ठीक है, पर मनाते रहना 13वीं। ठीक है, सोचोगे कल से अपनी गाड़ी, अपना बंगला, कुछ नहीं होगा। 10 दिन बाद वकील, 13वीं के बाद 13 दिन बाद फिर आएगा वकील, एक काम करो भाई साहब, ये गाड़ी खड़ी रहने दो, ये सब सामान रखा रहने दो और ये घर खरीदो खाली। बोले क्यों भाई, ये तो पापा की प्रॉपर्टी। बोले पापा की थी, अब पापा लिख के गए हैं क्या? वसीयत कि ये हमारी पूरी जायदाद पड़ोसी के लड़के के नाम कर जाए, क्योंकि हमारी सेवा पड़ोसी ने जितने करी उतने हमारे लड़के ने नहीं करी। तो ये घर खाली कर दो, सामान अमान उठाओ और निकलो। और ये वसीयत हमेशा किसी रजिस्टर्ड वकील के पास रखी जाती है और ये वैलिड है, मान्य है। ठीक है, तो ये वसीयतनामा जिंदगी के पहले इनने भी लिखी थी। इन्होंने इस वसीयतनामा में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद, देखें क्या शब्द थे, मेरी मृत्यु के बाद मेरी कुल आय का, अब 2 शब्द हैं, कुल प्रॉपर्टी का नहीं, कुल ये नहीं कि तो प्रॉपर्टी हो बेचते जाना पुरस्कार देते जाना, ने ये नहीं कहा था। मेरी जो इनकम होगी उस आय का एक क्या बनाया जाए, पुरस्कार बनाया जाए। खुद कहा था इन्होंने, और उस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाए। किसने कहा था ये? तो संस्थापक कौन बना? लेकिन ये पता चला मृत्यु के 4 साल बाद। तो जब इनकी वसीयतनामा पढ़ी गई तब इस पुरस्कारों के बारे में पता चला, और इन पुरस्कारों की स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई, 1901 में की गई। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और उन्होंने कहा था मेरी जो टोटल इनकम है उसका पुरस्कार बनाया जाए, और उसी को किस नाम से जाना जाए? नोबेल प्राइज के नाम से। ठीक है, तो 1901 में इस पुरस्कार की क्या की गई? स्थापना। कब हुई थी? फिर से डेट देख लें। अल्फ्रेड नोबेल 1867 में काय की खोज करे? डायनामाइट की खोज करे। मृत्यु कब हुई? 1896 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1901 में। काय के द्वारा? वसीयतनामा। काय के द्वारा की गई? वसीयतनामा को पढ़ा गया, तब इन पुरस्कारों के बारे में पता चला। थोड़ा डेट में भी पकड़ बनाना है, और डेट के लिए आप उसको रिलेट किया करो डेट को। केवल रटोगे बैठ के कि 1867 डायनामाइट की, 1867 डायनामाइट, तो वो कभी याद नहीं होगा। और यदि ऐसे लिख लिख करके एक प्रोफार्म बनाओगे पूरे दिमाग में, तो कई सारी डेटें आपको खुद नहीं हुआ कि कितनी सारी डेटें सेट हो गई, और जरूरत पे वो काम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो 1901 में वसीयतनामा को पढ़ा गया। जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो ये दिया जाता था कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये याद करो। एक क्षेत्र है लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा मिलता है पीस प्राइज यानी शांति के क्षेत्र में। तीसरा मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। चौथा मिलता है भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में। और किस में मिलता है? रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और पहले मिलता था केवल 5 क्षेत्रों में। जब शुरुआत हुई थी तो कितने क्षेत्र? धीरे धीरे इनकी आमदनी बढ़ती गई, ज्यादा इनकम होने लगी। भाई समय के साथ इनकम बढ़ती, कंपनी और ग्रोथ करी, इनकम बढ़ी, तब फिर कहते हैं ये जो पुरस्कार देता है इसके लिए एक एकेडमी बनी थी जिसका नाम था स्वीडिश एकेडमी। जैसे कि साईं मंदिर है, या फिर आप शिरडी हैं, शिरडी में जो साईं मंदिर है उसको कोई नहीं चलाता, एक ट्रस्ट चलाता है। कौन चलाता है? ट्रस्ट में एक कमेटी होती है, अध्यक्ष होते, उपाध्यक्ष, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ लगाना है, नहीं लगाना, ये सब कमेटी तय करती है। वैसे ही इस पुरस्कार का डिसीजन लेती है वहां की एक एकेडमी। क्या नाम है उसका? स्वीडिश एकेडमी ने तय किया कि अब आय तो बढ़ रही,
नोबल को तो भेज नहीं सकते, कल फिर नोबल को फोन लगा दे कि थोड़े ज्यादा पैसा है ले जाओ, तो वो तो आएंगे नहीं। इनने कहा एक काम करो, पुरस्कार बढ़ा दो। तो पहले कितने क्षेत्र, फिर एक क्षेत्र और बढ़ गया। कब की बात है ये, 1967 में। 67 ही क्यों चुना, क्योंकि डायनामाइट को 100 वर्ष खोज को हो गए थे। डायनामाइट की खोज के 100 वर्ष बाद 1967 में एक पुरस्कार और बढ़ाया गया। कौन सा, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो टोटल कितने क्षेत्र हो गए, अब 6 क्षेत्र। लेकिन ध्यान रखेंगे, इकोनॉमी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया था 1967 में, तो घोषणा करी गई थी, दिया गया था 1969। तो एक नया पुरस्कार जोड़ा इकोनॉमी। अब वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, क्या मिलता है इसमें, तो जितने भी पुरस्कार, आपको भी कभी सम्मान मिला हो, कभी अच्छा गाना गा दिया हो बचपन में, कभी रेसिंग में रेसिंग लिया, कभी प्रतियोगिता में, निबंध लेखन प्रतियोगिता, क्या मिलता था, शील्ड मिल देती थी, मेडल मिल जाता था। ज्यादा अच्छा हुआ तो एक सर्टिफिकेट उसमें लिखा प्रथम पुरस्कार, आज तक रखा, वो काम नहीं आया, लेकिन कभी नहीं। एक मेडल पहना देते थे 5-10 रुपये का खरीद के, नाम लगता था गोल्ड मेडल पहन रहे हो, तो ऐसे एक मेडल पहना देते थे, आज भी घर में टंगे हैं, वो जंग लग गई उसमें, नहीं है ऐसे। तो जो भी पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार के क्षेत्र में एक मिलता है पदक, क्या मिलता है, मेडल। दूसरा मिलता है सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। यह हम सब की बात कर रहे हैं, जितने भी पुरस्कार होंगे एक कॉमन रहेगा, एक मेडल, दूसरा सर्टिफिकेट। और यदि अच्छा ही पुरस्कार है तो थोड़ा बहुत, मान लो कोई अच्छा ही काम कर दिया तो हो सकता है सन ने 50 रुपये दे दिए, 100 रुपए दे दिए, 200 दे दिए, 501 दे दिए, कोई बड़ा है 5000 एक कर दिए, 10,000 एक कर दिए। तो एक चीज और मिलती है, क्या, धनराशि, यानी पदक, प्रमाण पत्र और धनराशि। नोबेल पुरस्कार में भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, पदक मिलेगा, धनराशि। धनराशि कितनी, तो धनराशि लगभग मिलती है 80 से 90 लाख क्रोनर। मुद्रा है क्रोनर, कहां की, एक देश है कौन, स्वीडन, तो स्वीडन की मुद्रा है कौन, क्रोनर। तो ये क्रोनर में मिलता है, लेकिन अपने यहां तो क्रोनर चलेगा नहीं। मान लो आप ही को मिल गया, इस बार का शांति का पुरस्कार सागर के इनको दिया जा रहा है, तो कितने पैसे मिले। अब ये यहां चलेगा नहीं, तो आप इसको चेंज करोगे किसमें, इंडियन करेंसी में, कितने बनेंगे लगभग, ये बनेंगे लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए। कितने बनेंगे, बन गए करोड़पति आप। करोड़पति में कितना मिलता है देखता हूं, अभी लास्ट वाला 7 करोड़, कौन बनेगा करोड़पति, 7 करोड़। इससे भी ज्यादा मिलेगा, लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए मिलेगा आपको। फिर क्या करना, बैठ के खाओ जिंदगी भर। ये है धनराशि। तो कोशिश करो एक आध बार कोई पुरस्कार आपको मिल जाए। मिला है एमपी में कभी, एमपी में किसको, एकमात्र मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं, कौन, कैलाश सत्यार्थी। कहां के, विदिशा के। कहां के हैं, विदिशा के। मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति बचपन बचाओ आंदोलन के लिए एक मूवमेंट चलाया था इन्होंने, बचपन बचाओ, उसके लिए मिला है कैलाश सत्यार्थी। हालांकि इनके यहाँ चोरी हो गई थी, ये भी दिक्कत है, ठीक है, हाँ, लेकिन मिला ही नहीं कुछ, बस यही मिले, पदक मिला था और सर्टिफिकेट मिला था, बाकी तो सब अकाउंट में थे। ठीक है, तो ये कैलाश सत्यार्थी एक मात्र व्यक्ति हैं, मिल सकता है। देखिए भविष्य में कोई पता नहीं रहता, इनमें से बैठे हुए हो सकता भविष्य में कोई मंत्री बन जाए, हो सकता है कोई प्रधान, की कोई भर वो नहीं है। ठीक है, तो ये साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। 8 से 9 करोड़ रुपए की धनराशि। कहां मिलता है ये पुरस्कार, तो जितने भी पुरस्कार हैं इसमें सारे पुरस्कारों का वितरण कहां किया जाता है, ध्यान रखेंगे, इसमें जितने भी पुरस्कार हैं सभी पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहां दिए जाएंगे, स्वीडन की राजधानी क्या है,
लेकिन एक पुरस्कार छोड़ के। कौन सा? ये हमने आल की बात करी है, सभी प्राइज की बात करी, जितने पुरस्कार हैं नोबेल में सब मिलते हैं स्टॉकहोम में, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कहां मिलता है ये? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो ये मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कब दिए जाएंगे पुरस्कार? तो ध्यान रखेंगे, पुरस्कार की घोषणा तो पहली कर दी जाती है, लगभग अक्टूबर नवंबर में पुरस्कार की घोषणा कर दी जाएगी। जैसे 2023 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई, ठीक है। तो अक्टूबर, हम भी पढ़ेंगे 2023 के, अभी दिए नहीं गए हैं। कब दिए जाना है? 10 दिसंबर को दिए जाना है, लेकिन लिखेंगे हम यही नए वाले। अभी दिए नहीं गए। 2023 नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए हम यही पढ़ेंगे, क्योंकि 22 का लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। घोषणा हो चुकी है अक्टूबर नवंबर में, इसलिए घोषणा कर दी जाती है। मान लो आपको मिल गया तो आपको जाना भी तो पड़ेगा। कहां? स्टॉकहोम। अब जाना पड़ेगा तो वीजा बनवाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि बस उठाया भोपाल जाना है, सुबह उठाया बैग चल दिया। तो कम से कम, हाँ, राजरानी से कम इतना टाइम तो मिले कि हम अपना वीजा बनवा सके, इसलिए पहले ही से घोषणा कर दी जाती है। लेकिन दिए जाते हैं 10 दिसंबर को ही। 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि है। क्या है? तो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। अब इसके दो पार्ट बनेंगे। एक बनेगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय, और एक बनेगा नोबेल प्राइज 2023। इनको लिखना है। अब भारतीयों में भी दो वैरायटी है, एक जो भारतीय नागरिक हैं वर्तमान में, और एक वो हैं जो भारतीय मूल के हैं, जिन्हें एनआरआई कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। तो इनके दो पार्ट ये हमें याद करना है। अभी तक टोटल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार को पूरे। दो ऐसे व्यक्तियों का नाम बताओ जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है कार्ल कर्ल्डक, इन्हें 1931 में मिला, और दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड। आगे ये नाम आएंगे, डैग हैमरशोल्ड, जिन्हें 1931 और 1961 में मिला। ये मात्र दो व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मरणोपरांत मिला है, लेकिन बाद में कमेटी ने ये तय किया था कि अब 1974 से ये तय किया है कि मृत्यु के बाद किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। पहले ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि कभी ना कभी तो मिलेगा। किसको मिलेगा? महात्मा गांधी को, क्योंकि पहले मरणोपरांत दिया जाता था, लेकिन 1975-74 में ये तय हो गया कि अब मरणोपरांत नहीं मिलेगा। तो महात्मा गांधी को आज तक नहीं मिला। ना तो महात्मा गांधी को बेचारे को नोबेल पुरस्कार मिल पाया, और ना मिल पाया भारत रत्न। भारत रत्न वालों ने कहा हम नोबेल भारत रत्न देके गांधी को छोटा नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत रत्न से बड़े हैं। कौन? इस चक्कर में भारत रत्न नहीं दिया। और नोबेल पुरस्कार पहले सोचते थे मिलेगा, कम से कम शांति का तो मिल जाए। अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी था कौन? महात्मा गांधी। लेकिन 74 के बाद स्वीडिश एकेडमी ने कह दिया कि अब मरणोपरांत नहीं मिलेगा। तो ना तो उन्हें नोबेल मिल पाया, और ना आज तक भारत रत्न मिल पाया, ठीक है। तो ये है नोबेल प्राइज। अब एक एक करके इसी को लिखना है। लिखें अब, देखें फिर से एक बार इसमें देख लें क्या क्या पॉइंट लिखना है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सम्मान है। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है, तो सबसे बड़ा सम्मान है। दोनों में, सम्मान की दृष्टि से भी और इससे ज्यादा पैसे, 8 से 9 करोड़ रुपए किसी पुरस्कार में नहीं मिलते। तो सम्मान में भी बड़ा है, पैसों में भी बड़ा है। संस्थापक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। कहाँ के वैज्ञानिक? स्वीडन के। कब हुई इसकी स्थापना? 1901। क्या किया था इन्होंने? 1897 में। क्या की थी? 67 में डायनामाइट की खोज की। ये जीवन भर क्या रहे? अविवाहित। मृत्यु के पश्चात इनकी
वसीयतनामा को पढ़ा गया, तब इन पुरस्कारों के बारे में पता चला। मृत्यु कब हुई थी? 1896 में। वसीयतनामा में क्या लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी कुल आय का एक पुरस्कार बनाया जाए जिसे नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाएगा। प्रारंभ में नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1967 में कौन से क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई। और पहली बार इकोनॉमिक्स में कब दिया गया? 1969 में दिया गया। वर्तमान में ये पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। पहला शांति के क्षेत्र में, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में, चौथा रसायन के क्षेत्र में, पांचवा साहित्य के क्षेत्र में और छठवां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। और आगे देखा जाए कहां दिए जाते हैं तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा घोषणा कब कर दी जाएगी? अक्टूबर नवंबर में। वितरण कहां होगा? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। लेकिन शांति का पुरस्कार मिलेगा ओस्लो की नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मिनिमम किसी एक व्यक्ति को और मैक्सिमम किसी 3 व्यक्ति को हर क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि मान लो शांति का पुरस्कार मिलना है तो शांति का पुरस्कार 1 को मिल सकता है, 2 को मिल सकता है और मैक्सिमम 3 को मिल सकता है। रसायन शास्त्र का पुरस्कार देना है तो 1 को भी मिल सकता है, 2 को भी मिल सकता है, 3 को भी। और ये भी निश्चित है कि प्रत्येक वर्ष। अपने भारत रत्न जैसा नहीं है कि 19 में दिया उसके बाद किसी को नहीं मिल पाया। इन्हें पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिन्हें भारत रत्न दिया जा सके, तो पूरा राजनीति हो जाती है। ठीक है। और इसलिए पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि नोबेल में ऐसा नहीं है। मिनिमम किसी एक व्यक्ति को और मैक्सिमम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। क्या मिलता है तो एक स्वर्ण पदक, सर्टिफिकेट और 80 से 90 लाख क्रोनर की धनराशि दी जाती, जो भारतीय रुपयों में लगभग। अब हमने ये 8 से 9 क्यों कहा? या तो 8 का है या 9 का है। इसलिए क्योंकि ये धनराशि कभी आपको पता हो हमारा रुपया कभी मजबूत होता है, कभी कमजोर। डेली पे न्यूज में आता है कि आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ या मजबूत हुआ। तो ये मरणोपरांत ये 8 से 9 करोड़ रुपए है। अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को दिया गया है, कार्ल कल्डक और दूसरे है डैग हैमर सोल्ड। 1974 में स्वीडिश एकेडमी द्वारा घोषणा की गई कि किसी भी मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब इसके 2 पॉइंट है। इस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कितने हैं? तो टोटल हमें 10 के 10 याद करना है अभी के अभी। और ये याद हो सकता है जिसमें 6 भारतीय हैं और 4 भारतीय मूल के हैं। इनके लिए एक ट्रिक से अपन इसको पढ़ेंगे। रवि सर हमारे सुबह आम नाबिके अभिजीत। तो इस ट्रिक से हमें पूरे 10 के 10 नाम याद हो जाएंगे। कब मिला, किस क्षेत्र में मिला, इसको पढ़ते हैं। पहले इतना लिखो, लिखें पहले इसको। अब ध्यान से लिखेंगे, जो लिखें तो वहीं पे दिमाग रहे कि हम लिख क्या रहे हैं। ये नहीं कि पेन कहीं चल रहा है और सोच को छोड़ रहे तो फिर वो चीजें याद नहीं होती। अन्यथा इतना समझाने के बाद आप एक बार ध्यान से लिख दिए। कोई आपसे कल पूछ ले, हम ही कल पूछ लें कि नोबेल के बारे में बताओ, तो आप बता सकते हो 2-4 लाइनें कि बस खड़े हो जाओगे नोबेल 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 बस। कई लोग ऐसे 3 बार नोबेल नोबेल बोलेंगे और उसके आगे खत्म। और ये वही बोलेंगे जिनने ना समझने का प्रयास किया, ना ध्यान से लिखा, ना रिवीजन किया, तो खत्म कहानी। और पर यही बढ़ते बढ़ते बहुत सारे हो जाएंगे, कहेंगे सर याद ही नहीं होता। लिखिए, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा सम्मान एवं पैसों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है। द नोबेल प्राइज इज द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑनर एंड मॉनेटरी अवार्ड। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान एवं पैसों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है। एवं पैसों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है। पैसों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है। नीचे लिखें, इस पुरस्कार की स्थापना 1901 में, इस पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोबेल अवार्ड 1901, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई। इसका संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है। इसका संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है। फाउंडर अल्फ्रेड नोबेल, इसका संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है। इनके बारे में नीचे लिखो। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। नीचे से लिखें, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की। He discovered dynamite in 1867. इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की। यह जीवन भर अविवाहित रहे। He remained unmarried throughout his life. यह जीवन भर अविवाहित रहे। नेक्स्ट, 1896 में इनकी मृत्यु के पश्चात 1896 में इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी वसीयतनामा, टेस्टामेंट, इनकी वसीयतनामा को पढ़ा गया। आफ्टर हिज डेथ हिज टेस्टामेंट वाज रेड। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी वसीयतनामा को पढ़ा गया। तब इन पुरस्कारों के बारे में पता चला। इनकी वसीयतनामा को पढ़ा गया, तब इन पुरस्कारों के बारे में पता चला। Then I came to know about this award. तब इन पुरस्कारों के बारे में पता चला। नेक्स्ट पॉइंट, वसीयतनामा में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी कुल आय का एक पुरस्कार बनाया जाए। It was written in the will that after my death a reward of my total income should be made. वसीयतनामा में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी कुल आय का एक पुरस्कार बनाया जाए, जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। मेरी मृत्यु के बाद मेरी कुल आय का एक पुरस्कार बनाया जाए, जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। नीचे, प्रारंभ में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। इनिशियली नोबेल प्राइज वाज गिवन इन 5 फील्ड। प्रारंभ में नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, किंतु 1967 में स्वीडिश एकेडमी ने निर्णय लेते हुए 1967 में स्वीडिश एकेडमी ने निर्णय लेते हुए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की। इट वाज अनाउंस्ड टू गिवन इट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की तथा 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। दिस अवार्ड वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1969। 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। Currently these awards are given in 6 areas. वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। लिख दो, 6 सेक्टर नीचे लिखो। शांति के क्षेत्र में पीस प्राइज, चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन, भौतिकी के क्षेत्र में फिजिक्स, रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री, लिटरेचर साहित्य और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र। याद कर लेना। 6 पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र। नीचे लिखें, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं। These awards are given every year on 10th December, the death anniversary of Alfred Nobel. यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन पुरस्कारों की घोषणा स्वीडिश एकेडमी के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा स्वीडिश एकेडमी के द्वारा अक्टूबर-नवंबर में कर दी जाती है। इन पुरस्कारों की घोषणा स्वीडिश एकेडमी के द्वारा अक्टूबर-नवंबर में कर दी जाती है। These awards are announced by the Swedish Academy in October-November. स्वीडिश एकेडमी के द्वारा अक्टूबर-नवंबर में कर दी जाती है तथा पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है तथा पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉकहोम, कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है। याद रखना है, कैपिटल भी याद रहना चाहिए। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। कई बार कैपिटल पूछ लेता है छोटे बड़े एग्जाम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है। किंतु कंटिन्यू, किंतु शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बट द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड ओस्लो, कैपिटल ऑफ नॉर्वे। किंतु शांति का नोबेल, ध्यान रखना है, बाकी पुरस्कार स्टॉकहोम में मिलते हैं लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। सबसे शांत क्षेत्र देश माना जाता है। आप कभी भी जब आप एरिया आता है या सूचकांक आता है, इंडेक्स आता है कि विश्व का सबसे शांत देश कौन है, तो हमेशा नाम आता है किसका? नॉर्वे। जैसे वर्तमान में भी आया तो नॉर्वे ही। सबसे अशांत देश कौन था अभी?
तो अफगानिस्तान है। अभी कौन था, अभी रैंक आई है तो अफगानिस्तान है। हो सकता है नए रैंक में फिर हमास और फिलिस्तीन आ जाए, लेकिन अभी सबसे ज्यादा हो। कारण ये था अफगानिस्तान में क्योंकि वहां पे आज किसने हमला कर दिया था, तालिबानियों ने। और तालिबानियों ने हमला क्या कर दिया, वर्तमान में वहां तो लोकतंत्र है ही नहीं, कब्जा है। जैसे अपन गुलाम थे किनके, अंग्रेजों के, वैसे अफगानिस्तान आज गुलाम है तालिबानियों का। वही सरकार चला रहा है, वही सब कुछ है। तो वैसे ही है वर्तमान, तो वो अशांत है। तो सबसे शांत, अब शांति का पुरस्कार कहाँ देना चाहिए, जो शांत देश हो। और शांत देश कौन है, नॉर्वे। इसलिए शांति का नोबेल वहां मिलता है। बाकी जरूरी नहीं है, स्वीडिश एकेडमी भविष्य में चाहे तो चेंज भी कर सकता है, वो एकेडमी तय करेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अधिकतम, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मिनिमम किसी एक व्यक्ति को, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मिनिमम किसी एक व्यक्ति को और अधिकतम 3 व्यक्तियों को, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मिनिमम एक व्यक्ति को तथा अधिकतम 3 व्यक्तियों को हर क्षेत्र में दिया जा सकता है। मिनिमम एक व्यक्ति को और अधिकतम 3 व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में दिया जा सकता है। This award can be given every year to minimum 1 and maximum 3 person in every field. शांति का क्षेत्र है तो मिनिमम 1, मैक्सिमम 3 लोगों को, 1, 2 या 3। तो मैक्सिमम 6 क्षेत्र हैं। यदि 3 को एक एक क्षेत्र में दिया जाता तो एक साल में अधिकतम 18 लोगों को दिया जाएगा। फिर धनराशि का क्या होगा, एक व्यक्ति को कितना मिलना है, 8 से 9 करोड़। तो 18 लोगों को मिलेगा क्या, 9 करोड़। तो अल्फ्रेड नोबेल बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इनको धनराशि तय है कि हमें कितने क्षेत्र में देना है, 6, ठीक है, या 8 जितने भी देंगे, 8, 8.5। तो कितना होगा, 8 छक्का 48 करोड़ रुपए हमें देना है, ठीक है। अब मान लो 3 क्षेत्र में बट गए तो धनराशि भी कितनी डिवाइड हो जाएगी, 3 क्षेत्रों में। तो यदि पुरस्कार ज्यादा लोगों को मिलता है तो शांति के क्षेत्र में हमें 9 करोड़ रुपए देना है। अब यदि 3 लोग हो जाएंगे तो 3-3 करोड़ हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे तो 4.5 मिलेंगे। धनराशि आपस में क्या कर दी जाएगी, डिवाइड कर दी जाएगी। ये नहीं कि सभी को मिलना है 9-9 का, ठीक है। जैसे हमारे कैलाश सत्यार्थी को मिला था, किसको मिला था, अब कैलाश सत्यार्थी को अकेले नहीं मिला था, इसमें बीच में फंस गई थी मलाला यूसुफजई। कौन फंस गई, पाकिस्तानी एक नागरिक थी, कौन, मलाला यूसुफजई। अब बेचारी की धनराशि आधी हो गई, मिलना था 9 करोड़, मिली कितनी, 4.5 उन्हें मिल गई पाकिस्तानी को, ठीक है। तो यदि 2 लोगों को मिलता तो धनराशि आपस में आधी आधी बांट दी जाएगी। नेक्स्ट लिखा, नोबेल पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, नोबेल पुरस्कार के तहत अंडर द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र एवं 80 से 90 लाख क्रोनर की धनराशि प्रदान की जाती है एंड अ सम ऑफ 18 to 19 लाख क्रोनर, गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र एवं 80 से 90 लाख क्रोनर की धनराशि प्रदान की जाती है जो भारतीय रुपयों में, धनराशि प्रदान की जाती है जो भारतीय रुपयों में, जो भारतीय रुपयों में 8 से 9 करोड़ रुपए होती है। इंडियन करेंसी 8 to 9 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को, अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को
दो मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी तक केवल दो मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कार्ल कल्डक 1931 और डैग हैमरशोल्ड 1961। कार्ल कल्डक 1931 और डैग हैमरशोल्ड 1961। कार्ल कल्डक 1931 और डैग हैमरशोल्ड 1961। नेक्स्ट 1974 में स्वीडिश एकेडमी द्वारा यह घोषणा की गई। 1974 में स्वीडिश एकेडमी द्वारा घोषणा की गई कि किसी भी मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। In 1974, the Swedish Academy announced that the award would not be given to any deceased person. डिसीड पर्सन 74 में स्वीडिश एकेडमी द्वारा घोषणा की गई कि किसी भी मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। किसी भी मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और क्या, तो कोई मतलब भी नहीं है। जी बताओ, हमने जिंदगी भर काम किया, हमारी जिंदगी जीते जीते तुमने हमें सम्मानित नहीं किया, अब मरने के बाद कहा हमारी आत्मा को सम्मान दे रहे हो। नहीं होना चाहिए। भारत रत्न भी देते हैं ये लोग मरणोपरांत। अब मदन मोहन मालवीय को दे दिया, मृत्यु हो गई 1920 में। अब कहा रखा देने में, अब तो आत्मा तक नहीं बची होगी है? वो भी कह रही होगी कहाँ दे रहे तुम। अरे इज्जत देना है तो जीते जी दो, मरने के बाद। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को चलो लास्ट में दिया, 2015 में दिया, 2019 में चले गए, लेकिन दिया तो ठीक है। प्रणब मुखर्जी को दिया, ठीक है, 19 में दिया, 20 में, लेकिन दिया तो ठीक। अब ये बात अलग है कि भारत रत्न जिनको जिनको दिया है वो बचे नहीं। टोटल अभी तक लगभग 48% को मिला है, और हैं जिंदा कितने? 3। बाकी सब या तो थे नहीं, यदि थे भी तो बचे नहीं। ठीक है, अभी भी उनमें भी 2-3 लास्ट चल रहे। अमर्त्य सेन लास्ट चल रहा, ठीक है। एक वो गायक है लता मंगेशकर तो निधन ही हो गया, ठीक है। सचिन तेंदुलकर बचे और एक CNR राव बचे, तो वो भी लास्ट आए हैं, ठीक है। तो मृत को मेरे हिसाब से तो कोई भी पुरस्कार नहीं देना चाहिए अब, लेकिन लोग इसलिए दे देते हैं ताकि जिंदगी में उनको याद किया जा सके, अमर रहें। हाँ, कोई आकस्मिक घटना घट गई बात अलग है, लेकिन अब बिल्कुल ऐसे कि पता चला 100 साल पहले निपट गए थे, अब तुम पुरस्कार दे रहे, कोई मतलब के नहीं है ऐसे पुरस्कार। नेक्स्ट लिखें, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय। नोबेल प्राइज से सम्मानित भारतीय। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय। इंडियन ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज। लिखें, अभी तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। So far a total of 10 Indians have been honored with the Nobel Prize. जिनमें से 6 भारतीय नागरिक हैं, कहीं कहीं 5 लिखा है। कैलाश सत्यार्थी भी, सॉरी, जो लास्ट मिला है किसको, अभिजीत बनर्जी, वो भी ब्रिटेन की शायद नागरिकता लेने वाले हैं, इसलिए कहीं कहीं 5-5 लिख दिया है। लेकिन जो पुराने आंकड़े में है वो अभी आप यही लिखो, क्योंकि जब तक नागरिकता बहाल नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक यही रहेगा। और यदि ऐसा होता अभिजीत बनर्जी ले लेते हैं नागरिकता ब्रिटेन की, तो फिर 5-5 हो जाएगा, ठीक है। 6 भारतीय, मतलब समझते हो, भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के 6 भारतीय हैं, मतलब आज भी उनके पास सिटीजनशिप कहां की है, भारत की। और 4 ऐसे हैं जिनका जन्म तो कहां हुआ था,
भारत में, लेकिन वर्तमान में इनने किसी दूसरे देश की क्या ले ली, नागरिकता ले ली, और वहां की नागरिकता लेगी तो ये उस देश के क्या बन गए, नागरिक। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, तो ये भारतीय मूल के कहलाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने नाम लिखना है, 10। इनको एक ट्रिक से लिखो, लिखें एक ट्रिक से, बनाइए एक ट्रिक, एक ट्रिक एक ही लाइन में लिख दो। पहले रवि सर हा मारे, हमारे जैसा लिखेंगे, सुबह आम, सुबह आम ना बी के अभिजीत, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अभिजीत, रवि सर हमारे सुबह आम, रवि 1, सर 2, हा 3, मारे 4, सुबह 5, आम 6, ना 7, बी 8, के 9 और अभिजीत 10। तो टोटल कितने लोगों को, 10 लोगों को मिला है। अब अभी एक शॉर्ट में टेबल बना लो, कल इसको डिटेल में भी लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में टेबल ऐसी बनाओ, पहला लिखो रवि, कब मिला, कोशिश करो, रवि का मतलब है रविंद्र नाथ टैगोर, केवल इतनी बार बना लो अभी, बाकी कल डिटेल में लिखना है इसको। कब मिला, 1913, किस क्षेत्र में मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में, और याद हो जाए कल ये, रवि रविंद्रनाथ टैगोर 1913, साहित्य लिटरेचर। दूसरा कौन है, सर, सर का मतलब सीवी, सर सीवी रमन, क्या बोलते हैं इनको, सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। कब मिला, 1930। क्षेत्र कौन सा, भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। तो दूसरा नाम ये याद हो जाएगा। तीसरा नाम हा, हा से क्या है, हर गोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना। कब मिला, 1968 में, कौन से क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर चौथा नाम कौन है, मारे, मारे से क्या हो जाएगा, मदर टेरेसा। कब मिला, 1979 में, क्षेत्र शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। पांचवा सुबह, सुबह का मतलब है सुब्रमण्यम चंद्र शेखर। कब मिला, 1983, किसमें, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। हो गए इतने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, भौतिकी के क्षेत्र में। हो गया सुबह, चले आगे देखें फिर क्या है इसके बाद। कौन सा नंबर है, छठवां, क्या नाम है, आम, आम का मतलब है, फिर से बोलो, फिर से, अमृत नहीं पढ़ना, अमर्त्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अमर्त्य सेन, कुछ लोग अमृत सेन पढ़ते हैं इसको। 98 क्षेत्र अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। फिर 7वें नंबर पे ना, ना से है VS नायपॉल। कब मिला, 2001, क्षेत्र लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में।
फिर 8वें नंबर पे कौन है? बी। बी का मतलब वेंकट रमन राम कृष्णन। कब मिला? 2009। क्षेत्र रसायन शास्त्र। एक ही व्यक्ति को मिला है केवल अभी तक रसायन में। 9वां नंबर के। इसे क्या है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी कब मिला? 2014। क्षेत्र पीस प्राइज, शांति के क्षेत्र में। और लास्ट 10वां मिला अभिजीत। अभिजीत का मतलब है अभिजीत बनर्जी। कब मिला? 2019। और क्षेत्र इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। थोड़ा सा इसको 1-2 बार ट्राई करना है, लिखना है, याद करने ही करने हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन दाग ही दिया जाता है। पहला पूछ लिया, साहित्य में पहला पूछ लिया, अमित सेन को कब मिला, बीएस नायपाल को कब मिला, रसायन में पहला किसको मिला, ऐसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। कल इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों मिला, क्या किया था उन्होंने, कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला, क्यों किया, क्या किया था, तो इनके बारे में अपन इसको कल लिख लेंगे। ठीक है, चलें इसके आगे कल।